साथियों नमस्कार। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2012 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। आज 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप सब जानते हैं कि यूपीपीएससी जीडीसी की वैकेंसी आई हुई है, इसलिए यह आवश्यक है कि खास करके जो हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, यह आवश्यक है कि आप पुराने प्रश्न पत्र को देखें। मैं कई बार कह चुका हूँ कि होता यह है कि सिलेबस में कुछ और चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं वे कई बार टेक्स्ट बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन सवाल उस तरह से नहीं आते। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना बहुत आवश्यक है, जिससे आप समझ पाएँ कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह जानना बहुत आवश्यक है। शुरू करते हैं। आज लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है अर्थापकर्ष, अर्थोत्कर्ष, मूर्तीकरण, अमूर्तीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमूर्तीकरण। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की अमूर्तीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, एक जन के दो छोरा है डाट डाट, तब बाको बड़ो छोरा खेत पे हो डाट डाट, हाँ अटके अपने काका के ढोर जातूं और वासे कहूँगो डाट डाट। ये वाक्यांश हिंदी की किस बोली से? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। अब देखिए यहाँ पे सीधे तौर पर एक उदाहरण दे दिया और पूछा गया है क्वेश्चन कि किस बोली का यह वाक्यांश है। तो इस तरह के एक व्यवहारिक प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उपयुक्त वाक्यांश पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली ब्रजभाषा के अंतर्गत आता है। गयो, खायो, चले, करे, ये सब कन्नौजी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 346। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद सन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सागर क्षेत्र की बोली है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुंदेली। सागर मध्य प्रदेश क्षेत्र की प्रमुख बोली बुंदेली है। बुंदेली बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में यह बोली जाती है: सागर, विदिशा, दमोह, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया, जबलपुर, जालौन, कटनी, बांदा, महोबा, पन्ना, चित्रकूट, सीधी, रीवा और सतना। ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं ग्वालियर, मथुरा, भरतपुर आदि। खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, रीति विज्ञान कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर किशोरी लाल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र की अन्य प्रमुख कृतियां हैं तुम चंदन हम पानी, गांव का मन, आंगन का पंछी, भ्रमरानंद के पत्र, अग्निरथ, चितवन की छां इत्यादि। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य कोश बहुत प्रसिद्ध है और डॉक्टर भोलानाथ ने भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा की संरचना। अगला प्रश्न है, बादाम शब्द हिंदी में किस रूप में प्रचलित है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विदेशी। बादाम शब्द हिंदी भाषा में विदेशी भाषा से आया हुआ शब्द है। बादाम मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। तत्सम कौन होते हैं? वे संस्कृत शब्द जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, जैसे अंगरक्षक, अंधकार, इक्षु इत्यादि। तद्भव वे शब्द जो या तो प्राकृत से या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकलकर हिंदी में आए, जैसे अंधेरा, आँख, आंवला, आग इत्यादि। देशज वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें देशज कहते हैं, जैसे उड़द, कच्चा, काका, लोटा इत्यादि। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग
की स्थापना किस ईस्वी में हुई? ऑप्शन है 1960, 1961, 1962, 1963। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961। 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। सभी भारतीय भाषाओं के लिए पारिभाषिक शब्दावली के विकास के उद्देश्य से महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक समिति की संस्तुति के आधार पर 27 अप्रैल 1960 को एक अस्थायी आयोग के गठन का आदेश दिया, जिसके अनुसरण में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के उपबंधों के अधीन 1 अक्टूबर 1961 को भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी? ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे? ऑप्शन है बाबूराम सक्सेना, जॉर्ज ग्रियर्सन, लेनार्ड ब्लूमफील्ड, एबी कीथ। सही उत्तर है ऑप्शन सी लेनार्ड ब्लूमफील्ड। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक ब्लूमफील्ड थे। ब्लूमफील्ड आधुनिक भाषा विज्ञान के स्तंभ भाषा वैज्ञानिक हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान की स्थापना सशूर के बाद इनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान में अध्ययन विश्लेषण को व्यवस्थित ढांचा प्रदान करने का श्रेय ब्लूमफील्ड को दिया जाता है। 1993 में प्रकाशित उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक लैंग्वेज को भाषा विज्ञान की बाइबिल कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का या नागार्जुन का है। कोठारी में लौ जलाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेंत की अज्ञे की, मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी रहा है। ये धूमिल का है। इन दिनों की दुहस है कवि धंधा है, दोनों चीज़ें व्यक्त करना कमल धंधा। भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना की प्रेरणा स्रोत क्या है? ऑप्शन है रामचरितमानस, कृत्तिवास रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कृत्तिवास रामायण। छायावादी कवि निरालाकृत राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी नामक प्रसिद्ध रचना के प्रेरणा स्रोत कृत्तिवास रामायण है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृत्तिवास रामायण है और निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है चिदम्बरा, वीणा, पल्लव, गुंजन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चिदम्बरा। सुमित्रानंद पंत को हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1968 में पंत ने इसे दुहमुहा प्रयास और बाल कल्पना कहा है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? ऑप्शन है सन 1947 में, 1950 में, 1945 में, 1936 में। तो सही उत्तर है 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन भारत में 1936 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न है, काव्य के क्षेत्र में इनमें किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया? ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का समावेश किसी सप्तक में नहीं हुआ, जबकि प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के, केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने 7 कवियों को लेकर 1943 में किया। अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तक का प्रकाशन हो चुका है। अगला प्रश्न है, जो तार सप्तक हुए, तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा सप्तक 1969 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कौन रहा है? ऑप्शन है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नाथुराम शर्मा शंकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है।
अगला प्रश्न है, सैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जलनिधि अंक, आह वैसा हूँ पाखंड। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ। यह छायावाद के चतुष्टय कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य जो है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि तुलसीदास उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी न बजाओ बंशी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फूल नहीं रंग बोलते। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा नामक काव्य रचनाएं फूल नहीं रंग बोलते नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। इनके जो प्रमुख संग्रह हैं उसमें युग की गंगा, नीत के बादल, फूल नहीं रंग बोलते, गुल मेहंदी, अपूर्वा, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। अगला प्रश्न है, अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध किस रचनाकार ने किया था? ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखने वाले पंडित सदल मिश्र ने अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रामचरित नाम से रूपांतरण किया, जो 1806 में प्रकाशित है। सदल मिश्र भाषा अधिकारी पद पर फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त थे। अगला प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, वीरेंद्र कुमार जैन, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की अन्य रचनाएं हैं, एक पतंग अनंत में, इतने से, तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश। दुष्यंत कुमार का है जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत, साय में धूप, एक कंठ विषपाई। कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने। और वीरेंद्र कुमार जैन का सबसे बड़ा सिपहिया और सुरेखा पर्व। अगला प्रश्न है, निम्न कवियों में से कौन कवि एक भारतीय आत्मा नाम उपनाम से विख्यात है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राजा राम शास्त्री, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है, सही उत्तर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा उपनाम से राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ख्याति मिली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, समर्पण। अगला प्रश्न है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था, निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। समालोचना के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी जी ने किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सबरस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु की प्रमुख काव्य कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। अगला प्रश्न है, किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत के काव्य का अवलोकन करने पर उनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है। छायावाद की बृहत्त्रयी में 3 कवि आते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडा गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामलाल गुप्त पार्षद, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया झंडा गीत को। इस गीत के रचनाकार कानपुर के
श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह मत किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र का, मुकुटधर पांडे का, रामकुमार वर्मा का, नंदुलारे वाजपेयी का। तो महत्वपूर्ण है यह, इसमें सही होगा ऑप्शन डी, नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद को व्याख्यायित करते हुए कहा कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन, इस कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, धूमिल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन उपयुक्त दी गई कविता के रचयिता केदारनाथ सिंह हैं। इनकी अन्य कविताएं अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है। ऑप्शन है अपने अपने अजनबी, 55 खंभे लाल दीवारें, अनाम दास का पोथा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास जो है यह मनोहर श्याम जोशी का है, हरिया हरक्यूलिस। इनके अन्य उपन्यास हैं कुरकुर स्वाहा, कसप, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप। जबकि अपने अपने अजनबी अज्ञेय का उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंबदा का, अनाम दास का पोथा 1000 द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, सुधा और चंदर किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है नदी के द्वीप, सुनीता, गुनाहों के देवता, नीला चांद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुनाहों के देवता। सुधा और चंदर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों के देवता के प्रमुख पात्र हैं। अज्ञेय का उपन्यास है नदी के द्वीप, इसमें पात्र हैं भुवन, गौरा और रेखा। जैनेन्द्र के उपन्यास सुनीता में पात्र हैं सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न। धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता में सुधा और चंदर। शिव प्रसाद सिंह के नीला चांद में कीर्ति वर्मा, मंत्री अनंत। अगला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत किस उपन्यास में मिलता है? ऑप्शन है गोदान में, कर्मभूमि में, रंगभूमि में, गबन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रंगभूमि में। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि में औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण मिलता है। गोदान में क्या है? गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन मिलता है। कर्मभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन है। गबन में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। ऑप्शन है भुवन विक्रम, मृगनयनी, टूटे कांटे, कचनार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भुवन विक्रम। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास भुवन विक्रम है। वृंदावन लाल वर्मा के अन्य उपन्यास हैं गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, भुवन विक्रम, झांसी की रानी, रामगढ़ की रानी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1915 में, 1909 में, 1905 में, 1907 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1915 में। सुखमय जीवन तो 1911 में प्रकाशित हुई, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया नहीं हुआ है। तो सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में और उसने कहा था 1915 में। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? ऑप्शन है बूंद और समुद्र, खंजन नयन, अमृत और विष, मानस का हंस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खंजन नयन। अमृतलाल नागर के उपन्यास खंजन नयन में सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है, जबकि उनके उपन्यास बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष उपन्यास में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण है। मानस के हंस में तुलसीदास की जीवनी और व्यक्तित्व का चित्रण है और नेट जेआरएफ के सिलेबस में मानस का हंस उपन्यास है।
अगला प्रश्न है, भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं। फिर देता क्या है, असीस। असीसों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है, गोबर, मालती, धनिया, झुनिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झुनिया। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा, यह जो कथन है यह कृषक जीवन के महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान के नायक गोबर की पत्नी झुनिया का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, राही मासूम रजा, शिवप्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीलाल शुक्ल। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के श्रेष्ठ उपन्यास राग दरबारी के पात्र हैं। इसमें शिवपालगंज की ज़िंदगी का यथार्थ चित्रण है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि जीडीसी का सिलेबस अपने सामने रखें। और कई लोगों ने मुझसे बोला है कि आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के का जो सिलेबस है हिंदी का उसको थोड़ा सा उसके विषय में डिस्कशन करूं, उसको कहां से आप पढ़ सकते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। तो उस पर एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आप जीडीसी की परीक्षा को खास करके जीएस और हिंदी में कैसे संतुलन बनाएं। या आपका कोई अन्य कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी परीक्षाएं सामने हैं उनके अनुरूप मैटर आपको मिले और एकदम फोकस्ड मैटर हो, प्रामाणिक हो, जिससे आपको परीक्षा में सहायता मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।